आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। आज हम हैदराबाद में हैं, या मैं ये कहूं कि आज भी हम हैदराबाद में हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने मानू में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बच्चों के मसाइल पर बात की थी, बच्चों के राइट्स पर बात की थी। आज हम हैदराबाद के मसाइल पर बात करेंगे, हैदराबाद में अक़लियतों के मसाइल पर बात करेंगे। और हमारे दरमियान बहुत अहम शख्सियात मौजूद है, लेकिन ये जो ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं ये हमें मीडिया प्लस ने दिया है, जिनकी वजह से आज हम यहां पर मौजूद हैं। गवाह जो है अखबार यहां से निकलता है, हम उनके साथ उनके जो एडिटर हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे दरमियान यहां पर 3 अहम शख्सियात मौजूद है, मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद है AK खान साहब, जो कि तेलंगाना रियासत में अक़लियती उमूर के लिए हुकूमत के मुशीर हैं। AK खान साहब तेलंगाना हुकूमत के मुशीर हैं अक़लियती मामलात के। हम आपका खैर मकदम करते हैं। AK खान साहब पुलिस में DGP रह चुके हैं, IPS ऑफिसर हैं, और वो यहाँ पे एक स्कूलों की एक शाख है तेलंगाना मॉडल की, जो तकरीबन उसके साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, सैयद फाजिल साहब यहाँ पर मौजूद है, सैयद फाजिल परवेज साहब, जो कि गवाह के मुदीर हैं, और ये जो जगह है इन्हीं की सौंपी हुई है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है अकरम साहब हैं, ये RTI एक्टिविस्ट हैं, कारकुन हैं, RTI के मामलात में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, समाजी कारकुन हैं और समाजी मामलात में इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे यहाँ पे नुमाइंदे अनीस भी रहेंगे। और उसके अलावा आप ये देखेंगे कि पूरे यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं ये यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, सहाफ़ी भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और आगे समाज के लिए काम करना चाहते हैं, वो सारे लोग मौजूद हैं। हम उन सब का खैर मकदम करते हैं। मैं आगाज करूंगा फाजिल परवेज साहब, आपको क्या लगता है कि यहाँ के हैदराबाद के और खासतौर से तेलंगाना के जो है मुसलमानों के मसाइल क्या होंगे, आप ये पकड़ सकते हैं? जी तहसीन मुनव्वर साहब जी, सबसे पहले शुक्रिया। हैदराबाद और तेलंगाना के मसाइल, फ़िलहाल तो जो मसाइल हैं, चूँकि हम 70 साल से मसाइल के आदी हैं और एक नई हुकूमत यहाँ पर आई है जो यहाँ के आवाम के आर्ज़ों की तकमील हुई है, जो उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं, तो काफ़ी मसाइल हमारे हल में हैं। अब पुरानी नहीं है अब तक ये जी नहीं, ये अभी भी नहीं 5 है। साल का बहुत, देखिए गर्दन ठहरने का पीरियड था ये। अच्छा। अब जो दोबारा अक्सरियत से जब हुकूमत आई है जी, तो चूंकि उन्होंने पहले मरहले में कुछ काम किए थे और उसी की बुनियाद पर उन्हें दोबारा मौका दिया गया है। मसाइल तो हर रियासत में है, हर जगह पर है। चूँकि हम आदी हैं 70 साल से, तो अभी भी हम एक जो है, ये भी एक ट्रायल पीरियड है, ये भी एक आजमाइशी पीरियड हम समझ रहे हैं। इस वक्त हमारे हैदराबाद के जो मसाइल हैं वो, उसमें तालीम का मसला बड़ी हद तक कम हुआ है। जैसा रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम हुए हैं, बजट भी हुआ है, मगर बजट में कमी हुई है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। और ये शिकायत है कि बजट मंजूर तो होता है मगर वो इस्तेमाल नहीं होता। और बस तालीमी, जैसे तालीमी इदारे हैं यहाँ पर, जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, फीस रिइंबर्समेंट का मसला है। और फीस रिइंबर्समेंट काफ़ी किस बुनियाद पर की हुई है, ये खान साहब बेहतर बताएंगे। ये जब फीस रिइंबर्समेंट स्कीम शुरू हुई थी कांग्रेस के दौर में, तो उसकी वजह से झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे भी तालीम हासिल करने लगे थे। ठीक। और बिल्कुल जो है, जो कचरा चुनने वाले बच्चे भी इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। फीस रिइंबर्समेंट के बाद जो स्कीम रुकी हुई है उसकी वजह से, आपके मुताबिक तालीम का जो है सबसे बड़ा मसला है ये रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम किए गए, काबिल तारीफ है, काबिल मुबारकबाद है। चंद बातें, कुछ बदगुमानियाँ भी है, वो शायद खान साहब उसको बेहतर तरीके से दूर करेंगे। जैसा एक बदगुमानी ये थी कि शायद रेजिडेंशियल स्कूल कायम होने से उर्दू मीडियम स्कूल्स ख़त्म हो जाएंगे और जो उर्दू की जो जायदादें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इस बारे में आप सही रोशनी डाल सकते हैं। तीसरा यह था कि जो अकायद का मामला है, सूर्य नमस्कार का मामला है, जो जिसके बारे में, और कई जो मजहबी मामलात हैं उसके बारे में एक करके उधर आते हैं। मैं खान साहब से बात कर लेता हूँ। खान साहब, जो ये तालीम का मामला है, यहाँ पर तेलंगाना हुकूमत में अक़लियतों की तालीम को लेके क्या बातें हो रही हैं? देखिए, आज मुसलमानों का या अक़लियतों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सिर्फ हैदराबाद, शहर हैदराबाद में ही नहीं है, रियासत में हो या मुल्क भर में, सबसे अहम मुद्दा
एजुकेशन का है, तालीम का है, इल्म तालीम का है। अब इस बात को जानते हुए तेलंगाना हुकूमत जो कदम उठाई है 4-5 साल से जो काम चल रहा है इधर, मैं समझता हूँ कि किसी और रियासत में ये बात नहीं हुई है। यहाँ पर एक नारा लेके हम लोग चले थे कि KG to PG क्वालिटी एजुकेशन उसको फराहम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके तहत हम लोग हायर एजुकेशन से ज़्यादा स्कूल एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत देना शुरू करे हैं। ठीक। इसमें जो माशी तौर पर बहुत ही गरीब लोग हैं और हम लोग मिडिल क्लासेस और अपर क्लासेस से ज़्यादा इन तबके जो बहुत ही पुअर सेक्शंस हैं, इन पर तवज्जो देना शुरू करे थे हम लोग। इसके चलते हुए हम लोग सारे रियासत में आज तेलंगाना भर में किसी ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक भी ऐसी नहीं है कि जहां पर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल ना हो, जो बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन वहां पर फराहम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग्स के मामले में हो, टीचर्स को सेलेक्ट करना, जो टीचर्स का जो सिलेक्शन होता है वो आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से। हर टीचर, एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए भी हम लोग जो सैलरी मुकर्रर करे हैं इनके लिए 50,000 रुपये पर महीना है, माहाना इतना तनख्वाह मिलती है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी टीचर्स लाना जरूरी था। कंसोलिडेट अमाउंट देते हैं आप, या जो जिस तरह टीचर्स की सैलरी का सेटअप है उसके हिसाब से ही मिलना चाहिए दूसरे सरकारी स्कूलों में जिस तरह का होता है? उससे बेहतर है इधर, उससे बेहतर है, क्योंकि अब ये जो हम लोग स्टार्ट करे हैं इधर एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सोसाइटी शुरू करे हैं, जिसके तहत स्कूल कायम किए गए हैं। तेलंगाना माइनॉरिटी इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी है इसका नाम। बहुत अच्छा। हर एक असेंबली हल्के में कम से कम एक स्कूल आप देखेंगे। शहर हैदराबाद में 40 स्कूल हम लोग एकदम शुरू करे हैं इसमें, और हर स्कूल में 640 का कैपेसिटी होता है, 36 क्लासरूम्स और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना है प्लेग्राउंड्स के साथ, ये सब करके कर रहे हैं हम लोग। ये वही स्कूल हैं जो तेलंगाना मॉडल के नाम से दूसरी जगह भी जाने जा रहे हैं? बिल्कुल हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल भी इसको अडॉप्ट करना चाहते थे, वो कुछ बात आगे बढ़ी थी कि नहीं? जी, हालांकि हम लोग दिल्ली जाते रहते हैं, वहाँ की मरकजी हुकूमत है उससे भी बातचीत होती रहती है। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ देखता हूँ जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री है, वहाँ पर जो मीटिंग्स होते हैं, वहाँ पर तेलंगाना की बात जब होती है सबसे पहले ये स्कूल्स का जिक्र किया जाता है, और तेलंगाना मॉडल ये लफ्ज़ बहुत मशहूर होता जा रहा है सारे मुल्क में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही सजेशन देती जा रही है दूसरे रियासतों को कि आप भी ऐसे स्कूल शुरू करना चाहिए। उसके लिए जितना भी सपोर्ट देना चाहेंगे यूनियन गवर्नमेंट देने के लिए भी तैयार है। और हमारे पास जो स्कूल्स यहाँ पर कायम किए गए हैं ये अखामती तौर पर शुरू किए गए हैं। इसलिए जब हम लोग माशी तौर पर बहुत ही वीक स्टूडेंट्स को लेकर स्कूल्स कायम करना चाहते थे, उनको घर में जो पढ़ने लिखने का माहौल नहीं है, बहुत सारे बार ऐसा होता है कि माँ बाप दोनों पढ़े लिखे नहीं होते हैं, एक अच्छे माहौल में यहाँ ले आकर इनको सिर्फ एजुकेशन यानी कि एकेडमिक्स ही नहीं है, इनके अखलाक, इनकी तहजीब, इनकी दीनियात, इन सब बातों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। जब तक एक हॉस्टल के माहौल में, बोर्डिंग स्कूल के माहौल में इन बच्चों को हम लोग नहीं लेके आएंगे, विदाउट डिस्टर्बेंस इनको पढ़ना लिखना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये स्कूल्स कायम किए गए थे। हम लोग तो बहुत मुतमईन हैं इधर, और जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं कि ये स्कूल्स अच्छे चल रहे हैं। उनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बनते हुए वो देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 8-10 साल के अंदर हज़ारों के तादाद में जब बच्चे इन स्कूल से बाहर आएंगे तो एक तेलंगाना के समाज में तो एक इनकलाब आने वाला है। अच्छा, जो ये बात फाजिल साहब कह रहे हैं, उर्दू को लेकर जो एक बदगुमानियाँ सी थी, ये इन स्कूल्स में क्या उर्दू का मामला है कि नहीं है? देखिए, अब ये वैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, मगर जो भी अक़लियती स्टूडेंट्स हैं, खासकर मुसलमान हैं, इनके लिए फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर उर्दू ज़बान को लेना कंपलसरी है। तो उर्दू ज़बान से ये महरूम नहीं रहेंगे। उर्दू क्या सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है? अब उसके आगे बढ़कर जो भी दूसरे लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, मगर यहाँ का माहौल ऐसा है कि अब वो मानो ना मानो, साउथ में कम से कम उर्दू मुसलमानों की ज़बान बन के रह गई है। नॉर्थ में कुछ माहौल डिफरेंट होता है, तो ये इनके लिए कंपलसरी है। अब जो उर्दू में कमज़ोर हैं, जो मुसलमान बच्चे, इनके लिए हम लोग
सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर भी थोड़ा डाइल्यूटेड स्टैंडर्ड में रखे हैं ताकि ये उर्दू से दूर ना रहें। ये एक बात है। और दूसरी बात, दूसरे कौम वाले बच्चे भी ले रहे हैं इसको, वहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, मगर जो वॉलंटरी लेना चाहते हैं उनके लिए तो यह है। तो वही हो गया कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। वो वाली बात होगी अगर उर्दू के साथ नहीं। आप देखिए, और एक बात है इधर, उर्दू की बात जब हो रही है, मैं दो बात बताना चाहता हूँ आपको। तेलंगाना रियासत में ये नई हुकूमत आने के बाद दूसरी सरकारी दर्जे लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है इसको, दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत शायद यही एक ही रियासत है मुल्क में जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक उर्दू ऑफिसर ग्रुप 1 लेवल में हम लोग अपॉइंट करे हैं कि उर्दू के तरक्की के लिए वहाँ जो कलेक्टर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको जो अर्जियाँ हासिल होते हैं या अखबार में जो अखबार जो छपते हैं उसमें क्या मसाइल आ रहे हैं, ये सब उनके नोटिस को लेके जाने के लिए, और जो रिप्रेजेंटेशंस आते हैं उसका जो जवाब दिया जाता है वो भी उर्दू में दिया जाता है। उर्दू ऑफिसर्स भी, हर एक मिनिस्टर के पास एक उर्दू ऑफिसर होता है, हर एक कलेक्टर के पास एक उर्दू ऑफिसर होता है, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के पास भी हम लोग रखे हैं। उसमें भी कुछ मेरे ख्याल से जब उर्दू ऑफिसर की तकर्री थी तब भी कोई मामला उठा था शायद, उनकी तकर्री को लेके कुछ उनके जो उनमें वो मांगी गई थी कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ जिससे उर्दू वाले परेशान हुए थे, कुछ है जहन में आपके, क्या था वो? एक जी जी, वो जब ये उर्दू के ऑफिसर्स के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो बहुत सारे जब उर्दू से रिलेटेड जो लोग थे, उर्दू ग्रेजुएट्स जो थे, वो लोगों ने एग्ज़ाम लिखा था और वो अदम इत्मीनानी का वो किए थे, उसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई थी। तो मतलब वो था क्या, लेकिन बाद में गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ कि जो नॉर्म्स और प्रोसीजर्स दिए गए थे उसी के मुताबिक ये हुआ है। लेकिन मोस्ट ऑफ इसमें से बहुत सारे सहाफ़ी और बहुत सारे एक्टिविस्ट और बहुत सारे जिन्होंने इसके लिए काम किया था, और ये लोगों ने कोर्ट तक भी अप्रोच हुए थे कि ये जो तकर्रुरात हो रहे हैं वो गलत है, जो तरीके से, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि कुछ हो सकता है इसमें कुछ बेखादगियाँ हुई हो, लेकिन बाद में ये गवर्नमेंट ने उसको डिफेंड किया और ये बताया ये गया है कि नहीं, इसमें कुछ बेखादियाँ नहीं हुई, इसी तरीके से इन लोगों का एक जो प्रोसीजर है वो नॉर्मल प्रोसीजर के तहत किया गया था। आपकी नज़र में क्या मसाइल हैं, मतलब मुख्तसर अगर बताएं, क्योंकि अब ब्रेक पे जाना है, तो मुख्तसर बताएं कि क्या मसाइल हैं, फिर उसके बाद हम एक खास साहब से उसके पर जवाब लेंगे। देखिए, जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना में बहुत सारे मुस्लिम मसाइल है, धीरे धीरे उस पर काम तो हो रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हुआ। जिस तरीके से पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस थी हुकूमत तेलंगाना को लेके, क्योंकि मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ, इन शॉर्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनमें हम खर्च नहीं कर सकते और उसके बदले में हम तालीम पे, जैसे हमारे हो गए आपके जो दावत इफ्तार का जो मसला है, ये ज़रूरी नहीं है, मुसलमानों को दावत इफ्तार की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को तालीम की, रोज़गार की ज़रूरत है। तो बारहा हम पिछले 3-4 साल से मैं के खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि अब बजट भी कम हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि माइनॉरिटी के रेसिडेंशियल स्कूल्स को और एम्पावर किया जाए। हम बिल्कुल इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स में जो स्कूल्स आप रोज़ा रखना चाहते, इफ्तार नहीं करना चाहते। हाँ, इफ्तार जिसका रुतों के खौफ से जो फैसला बदल देंगे, चराग उनकी भी आबो हवा बदल देंगे। ए.के. खान साहब, बजा दीजिए ताली, कोई बात नहीं। ए.के. खान साहब, एक रिजर्वेशन की बात हुई थी बहुत ज़ोर शोर के साथ मुसलमानों के लिए, वो फाइल गई, फिर वापस भी आ गई। 4% तो है ही, वो 9%, 12%, तो वो अभी मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं उससे पहले जो अकरम साहब जी पेश करे हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। उर्दू ऑफिसर्स का तो आप खुद बता दिए हैं। बाद में हम लोग उस सिस्टम जो हम रिक्रूट करे थे जी, वैसे हुआ था, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत सिलेक्शंस हुए थे, मगर सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और JNTU ये दोनों को लेकर साथ में चले थे। वो ज़्यादा रिक्रूटमेंट उनके ज़रिए से होता रहता है। बाकी के रिक्रूटमेंट जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, RTC में, तो वो एक अच्छा सिस्टम है, वो सिस्टम के तहत हुआ था। और हम लोग सेटिस्फाइड हैं कि जो अच्छे कैंडिडेट्स थे जो वो चुनकर इसमें से सेलेक्ट होकर आए हैं।
और ये दो बात जो हुए हैं, एक दावत इफ्तार के बारे में। देखिए आप जानते हैं कि 5 साल पहले तक सिर्फ वज़ीर आला एक दावत इफ्तार यहाँ पर हैदराबाद में ऑर्गेनाइज करते थे, जिसके मेज़बान वो खुद होते थे। उसके अंदर उसका मकसद क्या था? हर एक कौम के अंदर सबको मिलजुल कर रहने का एक और इत्तेहाद पैदा करने का एक माहौल बनाना है, ये था। मगर अब 3 साल से हम जो कर रहे हैं वो कुछ अलग है। इसमें रियासत भर में हम लोग हर अजलाओं में हो या शहर हैदराबाद में 800 मसाजिद को चुन रहे हैं हम लोग। 800 मसाजिद में जो मस्जिद कमेटी है उनको पैसा दे रहे हैं हम लोग, 1 लाख रुपया दे देते हैं। और इसके साथ ही साथ 500 जो वहाँ माशी तौर पर बहुत ही कमज़ोर फैमिलीज़ होते हैं, इनके दरमियान कपड़े तकसीम करने के लिए 500 फैमिलीज़ के लिए हम कपड़े भी देते हैं। हर ख़ानदान में माँ बाप एक बेटी, इनके लिए कपड़े देते हैं हम लोग। अब जानते हैं कि ईद उल फितर के टाइम में ऐसा माहौल होता है, अच्छी बात है, हर एक नए कपड़े पहनना चाहते हैं। 4 लाख फैमिलीज़ ऐसे हैं तेलंगाना में जिनको ये कपड़े दिए जाते हैं। जहाँ तक हम लोग छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि मैं इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में भी था, डायरेक्टर जनरल की हैसियत से था। जब भी हम लोग चेक करते थे डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ तक सही तरीक़े से गरीबों को पहुँचना है उन तक ये बात, ये माल या इसका फ़ायदा तो पहुँच रहा है। क्योंकि रमज़ान के दौरान हर एक मुसलमान का जहन ऐसा बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें और उसके तरफ तवज्जो हों। तो हम लोग ये भी देखते हैं, जब हम लोग 1 लाख रुपये मस्जिद को दे रहे हैं और भी पैसा डाल रहे हैं उधर लोग, वहाँ जो अमीर लोग होते हैं या मस्जिद कमेटी से हज़ारों के तादाद में इसमें मुसलमान भाई उस दिन शाम को दावत इफ्तार। नहीं तो ये बजट क्या माइनॉरिटी के बजट में से जाता है? इसके लिए अलग से क्यों नहीं तय कर दिया जाता? जो सीएम साहब का जो होता है, जो हर एक कौम को बुला के जो देते हैं, वो माइनॉरिटी वेलफेयर बजट से नहीं जाता है। अच्छा, वो जो जनरल बजट होता है सीएम साहब का, जो प्रोटोकॉल का बजट होता है, उससे जाता है। ठीक है। बाकी का जो मसाजिद को हम लोग देते हैं, गरीबों को जो कपड़े देते हैं हम लोग, ये माइनॉरिटी वेलफेयर बजट से है, ये ज़्यादा नहीं है। इसमें तो मेरे ख्याल से उसमें तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, पूरा गरीबों तक ही पहुंचता है। हम लोग देखे हैं इसको। वहाँ आके जो दावत इफ्तार में शिरकत करते हैं वो सारे गरीबी होते हैं उधर मस्जिद के पास। एक दिन होता है और उसके साथ उसका कितना, जैसे आपने 80 मसाजिद चुनी तो 80 लाख रुपया उसमें चला गया। पूरा नहीं, 800 मसाजिद, पूरा खर्चा इसका 30-35 करोड़ तक होता है हर साल। तो इसका ये मैं जहाँ तक मैं देखा हूँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी जाके देखे हैं हम लोग, ठीक है, हैदराबाद में भी देखे हैं, इसका तो बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। जो गरीबों तक ये चीज़ पहुँचना है, ये तो ज़रूर पहुँच रही है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि रमज़ान का माहौल है, कोई इसमें बेईमानी नहीं करते हैं। नहीं ठीक है, अपनी खुशी के साथ मेरा गम भी बांट लो, वो अच्छी बात है। एक फाइल साहब, ये जो 30-35 करोड़ हम अफ्तार पे खर्च कर रहे हैं, क्या तालीम पे खर्च किया जा सकता है कि नहीं? उससे ज़्यादा फ़ायदा है या अफ्तार से ज़्यादा फ़ायदा है? जैसा खान साहब ने बताया कि गरीबों में खुशी बांटना है, अगर एक दिन खुशी बांट सकते हैं, अगर उस पर उतना पैसा खर्च, एक ही दिन होता है वो 1 लाख रुपया होता है। और इसमें एक चूँकि मसाजिद कमेटियों की जानिब से भी कुछ बदनीमानियों के इल्ज़ाम आए कि जैसा जो रकम दी जाती है उसमें जो है सही अंदाज में नहीं होती, क्योंकि शैतान अक्सर आजकल मसाजिद में कैद हो जा रहा है आजकल रमज़ान। लेकिन रमज़ान में तो शैतान कैद किया जाता है, मस्जिदों में हो जा रहा है आजकल कैद। मस्जिद के हुजरों पे जो है कमेटी के जो अक्सर मसाजिद कमेटी के जो जिम्मेदार होते हैं, लैंड ग्रैबर्स जो है, जो गलत कारोबार करने वालों को जो है, कोई सदर बन जाता है, कोई बन जाता है, अच्छा आदमी शरीफ आदमी को मस्जिद। तो ये तो समाज की जिम्मेदारी है ना, अगर समाज गलत लोगों को चुन रहा है तो उसमें ये पैसा मौजूदों और जो है, जैसा मौजूदों की भी आप लोग दे रहे हैं, इमाम और मौजूदीन की, अगर देखिए साहब, हमारे पास इमाम वो होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमाम हुआ करते थे, पहले खलीफा वक्त जो इमाम होता था। आज हमारे इमाम और मौजून का यह हाल है कि ये सदर इंतजामी कमेटी के घर का नौकर किससे बदतर होता है उसका। उनकी माशियात तो दूर कीजिए, उनके बच्चों को खुशहाली। ये तो देखिए कि एक समाजी मसला हो, उसमें आएगा, इसमें हुकूमत मेरे ख्याल से अगर हम हाँ दी। अब ये देखिए, इसमें जो मसाजिद की बात हुई है, इमाम या मौज़न की बात हुई है, तेलंगाना रियासत में 10,000 मसाजिद जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि वक्फ बोर्ड में रिकग्नाइज्ड हैं, यहाँ
इमाम को और मौजन को दोनों को अलग अलग 5,000 रुपये हर महीना हम लोग देते हैं। 5,000 रुपये इस हर साल हम लोग 60 करोड़ रुपए इस पर खर्चा करते हैं। ये स्कीम भी पहले नहीं थी। जब लोग हम इसका आगाज करें 1,500 रुपये पहले देते थे। गुज़िश्ता 2 साल से इसमें इजाफा करते हुए हर इमाम को 5,000 रुपये, हर मौजन को 5,000 रुपये। अब तो आपने हज पे जाने वालों के लिए भी कुछ ऐलान कर दिया, क्योंकि आपको वहाँ यरूशलेम भेजने के लिए कर रहे थे क्या? जी, वो आंध्रा में हो भाई, वो यहाँ का नहीं है जी। तो आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, वो देखते हैं आइंदा चल कर क्या होता है। अब तो फिलहाल ये जो है। हाँ। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ जी, देखिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग रमज़ान के दौरान नए कपड़े दे रहे हैं गरीबों को या दावत इफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं। इसका माना ये नहीं कि एजुकेशन से इधर फंड्स डाइवर्ट करें। उसके लिए अलग फंड है, वो अलग है, उसके लिए अलग अपनी जगह है। जैसे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, हमारे बजट में 1/3 से ज़्यादा बजट सिर्फ वो स्कूल्स के लिए हम देते हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर का जो बजट है। और अगर पैसे की तंगी है, कमी है, तो फर्स्ट चार्ज ऑन द बजट इज ऑलवेज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल। सर, ये जो माइनॉरिटी ये जो आपके स्कूल्स वगैरह हैं इतने दिन से चल रहे हैं, तो कभी इन पे करप्शन वगैरह का इल्जाम लगा कि नहीं लगा? देखिए ऐसा है, खामियां क्या हैं वो देखना जरूरी है, बट सुपरविजन, बहुत टाइट सुपरविजन होना चाहिए। क्योंकि हॉस्टल्स भी हैं हमारे पास। हॉस्टल्स में जो प्रोविजन उनको मिलना है वो मिल रहा है क्या? जो डाइट हम लोग मुकर्रर करे हैं उसके बराबर उनको वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो इसको टाइटन करते जाना ज़रूरी है। बिल्कुल। यहाँ वहाँ कोई हो सकता है, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सिस्टम परफेक्ट है, मगर जहाँ तक है इसको सही तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग जो ओवरसाइट एजेंसीज हैं, जैसे मैं एंटी करप्शन ब्यूरो की बात कर रहा था, इनसे भी हर महीने में 1-2 बार चेक कराते हैं हम लोग वहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ पर प्रिंसिपल्स कसूरवार पाए जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर सही काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। ये सिस्टम जब इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं खामियां होंगी, उसमें चेक और बैलेंस तो होते हैं, जाना जरूरी है। और एक बात भी देखिए आप, अगर एक स्कूल आप कायम करके उसको अच्छी तरह से स्टेबलाइज करना है तो कितनी मेहनत करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है। बिल्कुल। जब 204 स्कूल आप शुरू करें हैं, उसके साथ साथ ये डे स्कूल भी नहीं है। ऑल द स्कूल्स आर रेजिडेंशियल स्कूल्स, अकामती स्कूल्स हैं। अकामती स्कूल्स में कम से कम 10-15 गुना आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बच्चे छोटे बच्चे आपके साथ में आके रहते हैं, इनको देखभाल करना कोई मामूली बात नहीं है। चलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे जी? क्या? मैं ए खान साहब से ही सवाल करना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि 30 से 35 करोड़ सिर्फ हम दावत इफ्तार में खर्च कर रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं सवाल मेरा और बहुत सारे तेलंगाना के लोग जो मुस्लिम मसाइल को समझते हैं, उनका ये मानना है कि ऐसा क्यों होता है सर कि आप दावत इफ्तार में 100% बजट स्पेंड करते हैं। मेरे RTI इसके कॉपी है, और फिर जब आप ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो 30% हो जाता है, स्कॉलरशिप में आते हैं तो 40% हो जाता है। जो 60% का गैप क्यों होता है? जब आप दावत इफ्तार कर रहे हैं तो आप 100% दे रहे हैं, जब आप शादी मुबारक का दे रहे हैं तो 80 to 90% दे रहे हैं। और रहा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में बहुत सारी गालियाँ आए बोल के अखबारात में भी आया और बहुत सारे हुए। ए खान साहब ने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं मेरे ख्याल में। यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे, उसके बाद खान साहब इसका जवाब देंगे। यकीनन खोट है तकसीम के तरीके में। तेलंगाना हुकूमत में अक़लियती मामलात के मुशीर काबीना रैंक हैं इनके ए खान साहब, जो साबिक IPS हैं, DG रहे हैं, पुलिस में विजिलेंस भी देखते रहे हैं। और आपसे सवाल हुआ है कि वही देखिए, अफ्तार में और दूसरे जो मामलात हैं उसमें तो फंड खत्म हो जाता है तकरीबन, लेकिन बाकी जो तालीम वगैरह से जुड़ी हुए मामलात हैं उसमें फंड खत्म नहीं होता। क्या इस तरह के फॉर्म्स नहीं आते हैं इतने, या आप लोग उसमें थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी है वहाँ पर? सबसे पहले और एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो 35 करोड़ की बात हो रही है दावत इफ्तार में, इसमें से सिर्फ दावत इफ्तार के लिए नहीं है। इसमें से 8 करोड़, जैसे 1 लाख रुपये 800 मसाजिद, तो जाहिर है कि 8 करोड़ रुपये हम लोग मसाजिद को दे रहे हैं। बाकी के 15-20 करोड़ जो हैं ये गरीबों को कपड़े देने में जाती है, उनके लिए नए कपड़े जो फराम करते हैं उसके लिए खर्चा किया जाता है इसका 20-25 करोड़ तक। और दूसरी बात, जो ट्रेनिंग का बजट है, ये मैं भी मानता हूँ इसको कि कभी ज़्यादा कभी कम ये हो रहा है।
रमज़ान का ये देखिए वो कैलेंडर के बराबर चलने वाला एक इवेंट है वो, तो उसको आप 800 मसाजिद आप सेलेक्ट करें हैं, तो वो एक सिस्टम पे चलना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर तो यहाँ पे भी वो सिस्टम बनाने की जरूरत है ना सर, है, बनता जा ताकि रहा ज्यादा है। से ज्यादा पूरा फंड जो इस्तेमाल हो सके। ऐसा देखिए, जो बजट हमारे पास आता है जी सर। उसमें से एक पैसा भी हम लोग अनस्पेंट नहीं रखते हैं, लास्ट पाई तक हम लोग खर्चा करते हैं। कभी भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कह रहे आरटीआई में पता चल रहा है कि इतना 100% कम होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा। जो डिपार्टमेंट को बजट मिलता है, जो रिलीज किया जाता है, उसमें से साफ मैं कहना चाहता हूं कि एक पैसा भी हम लोग अनस्पेंट गवर्नमेंट को सरेंडर करने का सवाल ही नहीं है। चलिए, वेरी गुड। कुछ एक बात है, ये बात और है कि जो वोटेड बजट था उसमें से कितना रिलीज हुआ, उसमें डिफरेंस हो सकता है। जो डिपार्टमेंट तक आता है पैसा, इसमें से तो कहीं भी अभी तक मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ। तो रिलीज में कोताही है फिर इसका रिलीज में होता है, रिलीज में अच्छा, है कुछ हद तक, कुछ में, क्योंकि हर रियासत में कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ भी है। आप बहुत कंफर्टेबली जवाब दे रहे हैं, मैं कुछ खतरनाक सवाल ले लेता हूँ। जी, ये सहाफी हैं जी, कुछ। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं सबसे पहले तो हैदराबाद में जो हमारे मसाइल है, नेटवर्क 18 की जानिब से तहसीन साहब का जो है बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, उनका शुक्र अदा करता हूँ। शुक्रिया, ताली बजा दो भाई इनके लिए। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान भर में जो मीडिया है, जिस तरीके से मीडिया पर भी इल्ज़ाम लगते हैं, उसमें से ये एक सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है जो हमारे मसाइल है, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब सवाल मेरा शुरू होता है फाजिल हुसैन परवेज साहब से कि उन्होंने कहा कि 70 साल से आदत हो गई है। तो मैं समझता हूँ 70 साल से 65 साल जो हुकूमत किए, ये उन्हीं का नतीजा है, जो उन्हीं का असर है जो हमको भुगतना पड़ रहा है ये हुकूमत में। अब आ जाइए, हमारे मसाइल के जो प्रोग्राम का उन्वान है उसी से रिलेटेड है कि मेरा ऐसा ख्याल है कि जो हमारे मुसलमानों के मसाइल है वो अगर वक्फ जायदादों से हल किया जाता तो मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। थालिया इस पे कहीं भी रोशनी नहीं डाली जाती, इसकी क्या वजह है? मैं AK खान साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद में जितने जायदादों पे बड़े बड़े जो लोग हैं, जिसमें मुदीर हजरात भी है, MLAs MPs बड़े बड़े लोग हैं इसमें, उसमें मैं RTI हजरात जो बैठे हैं, मैं उन्हीं से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो RTI पे डालते किसी किस्म का भी, तो वक्फ बोर्ड पे उसको प्रॉपर आंसर नहीं मिलता। तो हुकूमत की गिरिफ नहीं है क्या वक्फ बोर्ड पे? क्या उलमा की गिरिफ है या सियासी गिरिफ है या बचाया जा रहा है? इसकी वजाहत करें। बिल्कुल सही बात है। आइए देखिए, जो वक्फ का मामला है वो ऐसा मामला है, मैं अब तीनों से ही है, उन्होंने तो तीनों को जो है दार पे चढ़ा दिया है। मैं कह रहा हूं, ये जो वक्फ का मामला है, वक्फ पे सरकार भी काबिज है और हमारी कौम के नुमाइंदे बड़े बड़े लोग काबिज हैं। इसके वक्फ का मामला कैसे हल किया जाए? पूरे मुल्क का ही एक तरीके से आपसे शुरुआत करते हैं। आप सही फरमाए हैं, ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, ये हर रियासत में और सभी जगह है, सारे मुल्क में है ये प्रॉब्लम। ये भी सही है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज को सही तरीके से मैनेज किया जाए तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करना भी बहुत कम हो सकता है। अब देखिए, पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है इसको जानना भी ज़रूरी है। जो वक्फ बोर्ड है, सेंट्रल वक्फ एक्ट 1995 जो है इसके तहत काम करती है, कुछ हद तक ऑटोनॉमी है। जब वहाँ पे गलत काम होता है उसका सुपरविजन कुछ हद तक गवर्नमेंट के पास होता है। जब तक ये नहीं होता है कि वो फैसले लेना करना, ऐसा तो नहीं है फैसले सारे हश्र पर मौकूफ किए गए हैं कि ये तो वक्फ का मामला अल्लाह ही जानेगा और फैसला हश्र पर ही होगा इसका, जो भी है। ऐसी बात भी नहीं है। जैसे तेलंगाना के हद तक देखिए आप, 2 साल पहले हम लोग ये भी करे थे कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वक्फ के, लैंड रिकॉर्ड्स हो, जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या आमदनी हो रही है, इसका जायजा लेने के लिए एक बाहर से भी एक कमेटी बना के रिकॉर्ड्स पूरे लेके। अरे वो तेलंगाना के वाकया था जिसमें पूरी वो वक्फ के एक बार फ्रीज कर दिया गया था, कुछ बंद कर दिया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से। वो नोटबंदी जैसे ही है, उसमें पता नहीं चला क्यों किया गया था। जी, फिर भी एनओसी रिलीज हो रही। अच्छा, तो अब तो बंद हो गया था। आप जहाँ पर एनओसी गलत तरीके से रिलीज होती है, आपको भी मालूम है, वहाँ पे क्रिमिनल केसेस भी रखे हैं। जो वक्फ बोर्ड में जो ओहदेदार थे उनको भी अरेस्ट करके अंदर करे, वो भी मालूम है आपको।
क्लियर भी कर दिया उनको जी बहाल भी नहीं कर नहीं दिया। ठीक है, ठीक है, ये बात नहीं हुई है। तो आपके माइक में आवाज नहीं आएगी। जो केसेस रजिस्टर हुए नहीं हैं, सर, आप मुझे दीजिए क्योंकि वो उनके पास माइक नहीं, आवाज नहीं आएगी। जी सर। जी अब ये जो कोताहियां हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, इसको दूर करना जरूरी है। ठीक है। जब वक्फ बोर्ड इलेक्टेड बॉडी है, उसको सही तरीके से काम करने की जरूरत भी है, और गवर्नमेंट कुछ हद तक सुपरिटेंडेंस कर सकती है इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं। अच्छा अकरम साहब, प्रॉपर्टीज जो हैं, मैं एक बार इनसे पूछ लूं, वक्फ में क्या तब्दीलियां ऐसी होनी चाहिए जिससे वक्फ जो है वो काम कर सके सलीके से, बगैर किसी, देखिए सियासी उसके, आप किसी सियासतदान को इल्जाम दें, उसको इल्जाम दें, कहीं ना कहीं हमारी समाज की भी जिम्मेदारी, क्योंकि वक्फ जो है पूरे मुस्लिम समाज का वो है, और ये एक तरह से खुदा का ही मामला है। जी मुनव्वर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इसमें ये कहूँगा कि जो तेलंगाना हुकूमत, जब केसीआर साहब बने थे, वो बोले थे कि कमिश्नरेट बनाएंगे वक्फ का, उसका क्या हुआ पता नहीं। और जो लैंड रिकॉर्ड सील हुए थे, उसका आज तक कभी कोई नोट नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कोई एमएलएज ने इसको रेस किया, लेकिन आज तक वो उसका क्या रीज़न था, उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। और दूसरा सवाल, वक्फ के जायदादों के लिए इतनी धांधलियाँ हो रही हैं और इतने इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन आज तक वक्फ के कमिश्नरेट के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। और जहाँ तक कमेटी का सवाल है, कमेटी एक दूसरों के कोर्ट में जा रही है कि ये कमेटी में ये लोग रहना चाहिए, ये लोग नहीं रहना चाहिए। बास एडवोकेट्स को उसको आलिम दीन बनाकर उसमें जगह दी गई है बोर्ड में, तो ये किस हद तक जायज़ है, वो भी ये खान साहब पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। ये औकाफ के मामले में कैसे गुजर जाते हैं? देखिए, मैं इससे पहले जैसे बता चुका हूं कि वक्फ कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है, कुछ हद तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब वक्त में देखिए, जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, इनकी आमदनी होती है, ज़्यादा जाहिर है कि लैंडेड प्रॉपर्टीज से होती है, जो उस पर जो स्ट्रक्चर्स आते हैं इससे होती है। अब यहाँ वक्त प्रॉपर्टीज जो हैं, इसको डिजिटाइज करना, इसके रिकॉर्ड्स रेवेन्यू के साथ रिकनसाइल करना, ये काम बहुत एडवांस स्टेज में है। हम लोग शुरू करे थे इसको, गूगल की भी मदद ले सकते हैं मैपिंग वगैरह में। जी कर रहे हैं, GIS GPS मैपिंग के साथ कर रहे हैं, जियो टैगिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ का। ये काम चल रहा है। इसको, ये होने के बाद में इनको सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सपोर्ट की यहाँ ज़रूरत है कि लैंड सर्वेयर्स होना है इनको, साथ ही साथ बाहर से इसको लेजिटिमाइज करने के लिए सर्वे कमिश्नर जो होते हैं, ये सिस्टम एक बना है। मैं समझता हूँ कि एक साल डेढ़ साल के अंदर जितने वक्फ प्रॉपर्टीज तेलंगाना में हैं, मैं ये नहीं बोलता कि इसमें एनक्रोचमेंट्स में नहीं है, कोई किसी का दूसरों का इलीगल कब्जा नहीं है, ये भी हो सकता है, मगर सारे प्रॉपर्टीज कितने हैं आपके, और इसको डिजिटाइज करना, इसके रिकॉर्ड्स क्रिएट करना, गवर्नमेंट में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होती है उसके साथ रिकनसाइल करना, ये काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द ये हो जाएगा। फिर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये वक्फ बोर्ड के तहत होता है। हम अब यहाँ पर इनको स्ट्रेंथन करने के लिए दो चीज़ के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। यह कि वक्फ ट्रिब्यूनल को स्ट्रेंथन करना है, सेकंड, इनके पास जब ये फैसले भी लेते हैं, इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करने वाले नहीं हैं। इसीलिए एक जैसे एंडोमेंट डिपार्टमेंट में होता है, हिंदू एंडोमेंट डिपार्टमेंट में, उस तरह से वक्फ का अलग कैडर बनाया जाए जिसके जरिए काम करवाया जाए। कमिश्नरेट की बात जो हो रही है, वो कमिश्नरेट जो वक्फ एक्ट के रखते हुए मुश्किल है ये काम। अच्छा, नहीं बन सकता, मुश्किल है। तो ये जो दूसरे चीज जो है, इसको वक्फ को स्ट्रेंथन करने के लिए, वक्फ पे सुपरविजन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक, साथ ही साथ वक्फ ट्रिब्यूनल, तीसरा जो इंटरनल एनफोर्समेंट का जो है, जो रेवेन्यू और पुलिस ऑफिसर्स का ये बनाना है, उस पर हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये विंग तो बनेगा अंदर। चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए, मुझे लगता है मुझे बार बार यहाँ आना चाहिए, क्योंकि हम तो अभी हम तो दो ही मसाइल में उलझ गए, और वक्फ का मामला तो है, हम तो कब्रिस्तानों तक पे कब्जा कर चुके हैं। हम तो वो है, खुदा को भूल गए, तुम मेरी जान किस गुमान में हो। बैठे बताइए जी, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले मैं बड़ी खुशी और मसरत का इजहार करता हूं कि आज मैं AK खान साहब को तेलंगाना के अरविंद केजरीवाल के तौर पे देख रहा हूं, जो कबूल भी कर रहे हैं कि खामियां हैं। कबूल कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि खूबी और खामी कबूल जाती है। मैं उनको जिंदा देख रहा हूं अपने सामने। मेरा सवाल ये है, AK खान साहब, मेरा सवाल ये है कि
महीना 1.5 महीना पहले अखबारात में टिमरीज में धांधलियों के सिलसिले में काफी खबरें छपी थी। उसमें खबर आई थी कि एक एनजीओ सलामा ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन नाजिमुद्दीन फारूकी है, उन्होंने 1,40,00,000 रुपए का चंदा मांगा टिमरीज के बच्चों को टोपी पहनाने के लिए और नूरानी कायदा दिलाने के लिए। इस सिलसिले में आपकी जानिब से भी यह बयान आया कि हमने ऐसी कोई मांग नहीं की, हमने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया, इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा सवाल यह है कि क्या कार्रवाई हुई है? 1 महीना गुजर चुका है। चलिए, अच्छा, ये टोपी वाला मामला, फाजिल परवेज साहब आप खूब टोपियां बदलते हैं तो ये सवाल बड़ा अजीब सा इन्होंने पूछ लिया। मैं आता हूँ क्योंकि मैं इसकी जवाब नहीं, इसका ये क्योंकि मैंने इल्जाम लगाया, नहीं, अभी आपकी आवाज नहीं आएगी, उन्होंने इल्जाम लगाया, उसका जवाब ले लूं, फिर आपके पास आता हूँ, मुझे ब्रेक भी लेना है। जी सर। जी, अब ये जो बात कर रहे हैं आप, ये टिमरीज में दीनियत, अखलाक, तहजीब, इसका क्या निज़ाम है बच्चों को, क्योंकि इसमें तरबियत देना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास जो स्कूल्स हैं इसमें से 50% ऐसे हैं जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं, तलबा जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं। तो जाहिर है कि इन पर और ज़्यादा तवज्जो देना, एक महफूज का माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि अहमदी स्कूल्स हैं, और साथ ही साथ इनकी तहजीब का लिहाज करना भी बहुत ज़रूरी है। अखलाक और दीनियात में भी इनको माहिर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कूल सिस्टम जब कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं हमारे पास से 18 साल के होते हैं, जो इंटरमीडिएट +2 जो करके आते हैं, माँ बाप के जहन में भी ये बात रहती है कि बाहर आने के बाद फिर इनको जल्दी शादी करना है, उनके एक माहौल में इनकी परवरिश हुई नहीं हुई, ये सब सवाल आते हैं। तो इस पर हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। जहाँ तक दीनियात का ट्रेनिंग का सवाल है, क्योंकि दीनियात और अखलाक दोनों एक साथ चलते हैं। हर स्कूल में हमारे पास 204 स्कूल जो हैं, हर स्कूल में एक एक इमाम को मुकर्रर कर रहे हैं लोकली। तो उनको जो ये भी दिया गया है कि एक सिलेबस भी दिया गया था कि किसके कैसे इनको बच्चों को पढ़ाना है, या फजर की नमाज के बाद में करेंगे, शाम को मगरिब के बाद में, असर के मगरिब के दरमियान, जो भी है वो सिस्टम एक बना था। बट इसका जो है स्कूल में नहीं होगा, हॉस्टल में होगा इसका, क्योंकि स्कूल में हम लोग सिर्फ एकेडमिक्स के लिए, गेम्स स्पोर्ट्स के लिए रखना चाहते हैं। तो ये अखलाक और जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये हॉस्टल में भी अच्छी तरह से इसको अटेंड कर सकते हैं। तो ये हो रहा है। तो हम लोग और एक भी कर रहे हैं, बहुत सारे दीनी इदारे हैं हमारे मुल्क में, वहाँ के पास उनके बहुत अच्छा सिलेबस कौन सा था। जैसे हमारे पास भी है जामिया निज़ामिया है, जहाँ पर रिसाला दीनियत, वो किताब, और दूसरे जगह से भी हम लोग बहुत सारे हासिल करके एक कॉमन सिलेबस भी बना लिए हैं। ये महीने की 28 तारीख को सारे मौलाना जो हैं 204 हमारे स्कूल्स में हैं, उनका एक तरबियती कैंप भी यहाँ रख रहे हैं हैदराबाद में। चलिए, तो अच्छी बात, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हैं, हम लोग देखे हैं इसको न्यूज़पेपर में देखने के बाद, ये कहा कि हम लोग सबको आगाज़ करें कि ऐसा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन टिमरीज से कोई लेना देना नहीं है, इनको रोकना चाहिए। इनको भी एक लेटर भेजा गया है कि आप पे लीगल कार्रवाई होगी अगर कोई पैसा भी करे। कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम एक दो मसाइल में उलझ गए हैं, और जबकि मसाइल तो बहुत हैं, और कहते हैं कि हर शख्स की आंखों में मसाइल के हैं आंसू, और होठों पे हंसी सिर्फ दिखाने के लिए है। मेरे से पास एक ये आप, मुझे लग रहा है कोई बहुत अच्छी शायरा है शायद। जी जी, आपने पहचाना ज़रूर है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी शायरा हूँ, लेकिन लिखती हूँ, ये ज़रूर आप सब जानते हैं कि तो कुछ शायरात के भी मसाइल होते हैं। शायरात के मसाइल वो अलग हैं, वो शायरी से रिलेटेड हैं वो सब चीज़ें। लेकिन हम ज़रूर ये चाहेंगे कि मैं अगर ख़वातीन के हवाले से अगर बात करूँ, तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि तेलंगाना गवर्नमेंट, चूँकि हमने उसको चुना है, और मेरा किता है कि वजीरों की पहचान घपले घुटाले, ये अपने खजानों को पहले संभाले, ना बैठकर कोसिए इनको जौहर, ये हीरे तो खुद हमने चुनकर निकाले। क्या बात है। अब हम बैठकर कोस रहे हैं, लेकिन फिर भी हम
तेलंगाना गवर्नमेंट के केसीआर साहब के शुक्रगुजार हैं कि ये अपनी हद तक बहुत कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। लेकिन जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, हमारे सरपरस्त हैं, हमारे माइनॉरिटीज़ के सरपरस्त, हम उन्हें कहेंगे कि खान साहब बहुत बेहतरीन नुमाइंदा हैं, अल्लाह ने उनको सलाहियत दी है और अल्लाह ने चुना है उनको काम करने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि वो तादीर क़ायम रहे। लेकिन जो मसाइल हैं, मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी। एक तो ये कि वक्फ बोर्ड का और उस पर कब्जे का आप लोगों ने ख्वातीन के मसाइल की तरफ चलते मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि उससे ख्वातीन को भी फ़ायदा होगा कि जो ज़मीनात पे कब्जे हैं उसमें से कुछ ऐसे हमारे हम जो लिखते हैं, हमारी जो अंजुमनें हैं, वो चाहती हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसी जगह, एक स्पेस हो जहाँ हम बैठकर ख़वातीन हम बैठकर हम जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, या हम जो प्रोग्राम्स वगैरह और अदबी प्रोग्राम्स और ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए हम जो प्रोग्राम्स करना चाहते हैं वो वक्फ बोर्ड के एक टुकड़े में से हमें भी छोटा सा एक टुकड़ा अता किया जाए। आप टुकड़े का इंतजार क्यों कर रहे हो? कब्जा कीजिए ना। यहाँ तो सब टुकड़ा टुकड़ा करके कब्जा कर लेते हैं वक्फ के लिए। तो आप और कोई सवाल है किसी के पास? जी आए। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, आप जब एसीबी में थे शादी मुबारक के दौरान, उस दौरान में जब हज हाउस में जो है शादी मुबारक के जो केसेस चल रहे थे, उस दौरान में जब इंक्वायरी करे तो सिर्फ 2 आदमी जो पकड़े गए थे, वहां से निकल के आप तो मंडल ऑफिस में दिए गए, तो मंडल ऑफिस में वक्फ बोर्ड से ज्यादा धन ली है वहां पे, जहां पे अगर आपको चेक लेना है तो पिछले डोर से जो है आपको 10,000 रुपए देके चेक लेने का है। तो इसके बारे में आप जो है थोड़ा सा ये करिए कि जहां जो था हज हाउस में, वहां पर अगर आप डालेंगे तो लोगों को सहूलत होती है इस चीज की। चलिए, कोई स्पेसिफिक वो हो तो कंप्लेंट करनी चाहिए। वैसे आप बहुत खूबसूरत है, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। और कोई? जी, मैं इकट्ठा जवाब ले लूंगा। खान साहब आप लिख लीजिएगा। जी सर, मेरा क्वेश्चन उर्दू से लेकर था। उर्दू को जब तालीम में इतनी तरजीह दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, जब जॉब्स की बारी आती है, डीएससी लास्ट टाइम 17 में उर्दू मीडियम में एक वैकेंसी भी नहीं थी उर्दू मीडियम से रिलेटेड। लास्ट टाइम उर्दू मीडियम में वैकेंसी 2013 में भी थी यूनाइटेड स्टेट में। फिर उर्दू में जॉब्स के लिए क्यों इतना, ये क्वेश्चन है सर। चलिए, उर्दू के लिए रोजगार के मौके पैदा करने हैं। जी हाँ, आप काफी देर से हैं, फिर आप शिकायत करेंगे इतने भारी भरकम इंसान को नहीं देखा। जी मैं मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन अहमद एडवोकेट बोल रहा हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि जनाब ए.के. खान साहब की निगरानी में सारी रियासत में 204 इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल्स बड़ी कामयाबी के साथ चल रहे हैं, और तेलंगाना के जो गरीब मुस्लिम तलबा हैं उनको तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ मैं ए.के. खान साहब से कुछ इश्यूज़ के बारे में कहूँगा, क्योंकि मैं औक़ाफ़ की या फिर मस्जिदों की बात नहीं करूँगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मस्जिद की बात करना शिवालय की बात कर, खाली शिकम पड़े हैं निवाले की बात कर। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो मैं ए.के. खान साहब की तवज्जो अभी जिस तरह एक नौजवान करप्शन की बात करना, हवाले की बात कर। ज़हनों में पड़ गए हैं जो जाले की बात कर। ठीक है, चलिए जी। खान साहब, ये तकरीबन 2006 से लेके अब तक उर्दू मीडियम की जो जायदादें हैं, क्योंकि मैं एक रिजर्वेशन का एक्टिविस्ट हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी वन ऑफ द इम्प्लीटेड पार्टी हूँ रिजर्वेशन के केस में, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि 2006 से लेके अब तक तकरीबन 6,000 से ज़्यादा उर्दू मीडियम की जो जायदादें हैं वो SC/ST के नाम पर रिजर्व में है। उर्दू मीडियम की स्कूल्स की जायदादें, मतलब SGT है, उसमें PGT है और TRT की जायदादें हैं, मुख्तलिफ जायदादें हैं। खुद आपके रेजिडेंशियल स्कूल्स में भी ये मामला है। तो गुज़िश्ता असेंबली के अंदर भी ये सवाल उठा था और बहुत सालों से ये बात कही जा रही थी कि उसको डी रिजर्वेशन करना है। डी रिजर्वेशन के लिए जो है 22H एक वो है सबऑर्डिनेट रोल का एक एक्ट है, उसके तहत 3 बार उसको नोटिफाई करना पड़ता है। 3 बार नोटिफाई करने के बावजूद भी अगर कोई SC/ST कैंडिडेट नहीं आता है तो हुकूमत को इख्तियार है कि वो ओपन कैटेगरी में उसको कन्वर्ट करे। और जो रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं, अभी जैसा नौजवान कह रहे थे, बहुत सारे हमारे क्वालिफाइड बच्चे 2006 से अब तक वेटिंग में हैं रोजगार की तलाश में। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि वो जो डी रिजर्वेशन का मामला है, जो नोटिफिकेशन स्पीड अप करना है, सबिता इंदिरा रेड्डी ने भी रिसेंटली कहा कि हम नोटिफिकेशन देंगे मगर कब देंगे? अगर आपके सुपरविजन में ये जल्द से जल्द एक महीने में एक नोटिफिकेशन दे देंगे तो 3 महीने के अंदर ये अमल पूरा हो सकता है। उसके बाद जो बच्चे वेटिंग में हैं रोजगार के लिए, उनको रोजगार मिल सकता है। चलिए, नहीं आप सवाल पूछ चुके हैं, नहीं आप पूछ लीजिए, मैं एक बार जवाब ले लूं क्योंकि अब वक्त कम हो रहा है। बेटी मैं आप जल्दी से सवाल पूछ लीजिए, क्या है?
जी हाँ मेरा नाम सोहरा बेगम है और मैं ग्रुप 1 कोचिंग ले रही हूँ सर। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ग्रुप 1 जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आ जाए, ताकि हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है वी गेट जॉब। एंड माय क्लासमेट्स आल्सो दे हियर, सो वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट कोचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा बस क्योंकि आखिर में है खान साहब, आप तो हैदराबाद की मोहब्बत में रुक गए, आपको तो कई बड़े मौके मिले थे, तो ये जो इनकी जो सवाल है एक एक करके आप मुख्तसर जवाब दे दीजिए क्योंकि वक्त भी कम है। सबसे पहले शादी मुबारक की जो बात आई थी, जो पहले साल जब शुरू हुआ था ये थोड़े करप्शन चार्जेस आए थे। ये 3-4 साल की बात है, जब मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में था। सिर्फ यहाँ के वक्फ बोर्ड में और या माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो बेईमानी कर रहे थे, इनको हम अरेस्ट करें, अरेस्ट करके केसेस भी रखे, वो भी हुआ। इसके साथ ही साथ आपको पता है नहीं मालूम, तांडोर, नलगोंडा, महबूब नगर, आदिलाबाद, बहुत सारी जगह एमआरओस के खिलाफ भी हम लोग उनको अरेस्ट करके एक्शन लिए हैं। जो वेरिफिकेशन कर रहे थे रिजर्व इंस्पेक्टर्स, इनके खिलाफ भी 11 ऐसे केसेस मेरे नॉलेज में हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, हम लोग सिस्टम को भी थोड़ा परफेक्ट करते गए हैं। आज अब जब हम लोग सर्वे करते हैं फील्ड में, बेईमानी बहुत हद तक कम हुई है, इसलिए कि जो अप्लाई करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और जो पैसा जाता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जा रहा है, वरना एक आम तौर पर एक जलसा रख के सबके सामने दिया जाता है और ये पैसा भी दुल्हन के वालिदैन जो हैं उनके अकाउंट में जाता है, उनके अकाउंट में जाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपडेट करके पेंडेंसी नहीं जैसा जिस तरह से दिया जाए। सालाना 500 करोड़ से ज़्यादा इसके पीछे जा रहा है, क्योंकि इसे बजट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ग्रीन चैनल में है, इसलिए हम लोग जितने एप्लीकेशंस आते हैं जो सही पाए जाते हैं इन सबको पैसा देते रहते हैं। ये बात है, इससे तो बहुत फायदा हुआ है। ये जो 1 लाख रुपये शादी मुबारक जो उनकी शगुन वाली, उससे मिलती जुलती है ये वैसे है। 1 लाख रुपये जो दुल्हन के वालिदैन होते हैं, जो गरीब तबके के होते हैं, इनको दिया जाता है। आज तक गुज़िश्ता 4 साल के दौरान 1,30,000 से ज्यादा फैमिलीज इसका फायदा उठाए। बहुत अच्छी बात। ये अच्छा स्कीम चल रहा है। एक और सवाल था बच्चे का, अगर 2 स्कीम्स की बात करना है तेलंगाना में, सबसे पहले रेजिडेंशियल स्कूल्स और दूसरा शादी मुबारक। एक बच्चे का सवाल था रोजगार को लेकर, तो इन दोनों का जवाब दे दूं? इनका दे दीजिए जी। तो दूसरी बात जो है, जो टीचर्स का ये जो है, अब अच्छी बात जो बताए हैं आप, सही है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जो सबिता इंदिरा रेड्डी हैं, उनके साथ में बैठा हुआ था, ये बात पर डिस्कस कर रहा था इनसे कि जो टिमरिस में कुछ हद तक हम लोग एजुकेशन, जो माइनॉरिटीज एजुकेशन है उस पर तवज्जो दे रहे हैं, पर उर्दू मीडियम स्कूल जो है 6000 तक ऐसे स्कूल्स हैं, उसमें 1500 से दूसरे टाइप्स के हैं। HPS है, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल, HSC या अपर प्राइमरी स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स हैं। जूनियर कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज थे, उसको ख़त्म करके हम लोग जिम्मेदारी लिए हैं कि वहाँ पे लेक्चरर्स को हम अपॉइंट करेंगे। वैकेंसीज बहुत हैं इधर, इसीलिए विद्या वॉलंटियर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था। और जो रिजर्वेशन की वजह से डूबते जा रहे हैं, 22.5% वैकेंसीज हर टाइम जब रिक्रूटमेंट होता है वो तो उसमें इजाफा होता जा रहा है। उसको इस बात पर भी बात हुई है। आप जानते हैं कि असेंबली में अकबर ओवैसी साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी परस्यू कर रहे हैं पॉलिटिकली। हम लोग इस बात पर आए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर हम सब लोग बैठेंगे, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी, हम भी रहेंगे वो मीटिंग में। मैं वही बताया हूँ उनको कि हम भी आएंगे ये मीटिंग में, बैठ के इस पर क्या करना है करेंगे। स्पेशल DSC करना है या इससे पहले DSC के नतीजे जो आए थे उसके तहत लेना है, ये एक है। और जो उर्दू टीचर्स को, उर्दू मीडियम टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, जाहिर है कि ज़्यादा अक़लियतों से होंगे, मुसलमानों से होंगे। इनको रिजर्वेशन का प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। आप जो बताए सही है, रूल पोजीशन 3 बार एडवर्टाइज करने के बाद उसको ओपन कर सकते हैं, वो भी एक जरिया है। दूसरा क्या है, दूसरे सब्जेक्ट्स में आप वहाँ पे इजाफा करके दूसरे कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पर हम लोग अक़लियतों से ले सकते हैं। ये 2 हैं। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो इशू है ये हल होगा। और ये औकाफ पे कब्जा कर ले तस्नीम जौहर शायरात के लिए कुछ जी। अब बस अब वक्त नहीं है जी। मैं यहाँ एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। देखिए, जो अपर क्लास लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए अलग स्कूल्स हैं, कारपोरेट स्कूल्स हैं,
और टिमरीज जैसे स्कूल्स यहाँ कायम किए गए हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनको तालीम के महसूल का मौका अता किया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो तबका जो मिडिल क्लास कहलाता है, जो वाइट कॉलर रहना चाहता है, उनके बच्चे कहाँ जाएं? उनको कहाँ तालीम हासिल करने का मौका मिले? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल्स में पढ़े, वो नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों को टिमरीज जैसे स्कूल्स में भेजें। और जो स्कूल्स हैं, कारपोरेट बड़े स्कूल्स हैं, उनके पास लाखों डोनेशन लिया जाता है, उनका फीस का स्ट्रक्चर आप चेक कीजिए, मिडिल क्लास वाले नहीं दे सकते। तो आप लोग, हम दरख्वास्त करते हैं कि ये फीस का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया एक जाता है, लिया एक जाता है, जो डोनेशंस लिए जाते हैं, आप क्या उस पर रोक नहीं लगा सकते? ठीक है, वो फीस स्ट्रक्चर को कह रही है, और खासतौर से मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं वो बेचारे चक्की के पार्ट में पिसते ही रहते हैं। ये क्या है, ये स्पेसिफिकली माइनॉरिटी वेलफेयर के तहत नहीं आता है, जनरल एजुकेशन सिस्टम के तहत है ये। हमारा वो एजुकेशन सिस्टम में है, जनरल गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनको तवज्जो देना चाहिए। जैसे हमारे कम्युनिटी से अफेक्ट हो रहे हैं इसमें, दूसरे और कम्युनिटी से भी अफेक्ट हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट तवज्जो देती होगी इसके लिए, यहाँ पर हो कहीं और। ठीक है सर, ख्वातीन के लिए कुछ अलग से जगह देंगे आप, वो जो कह रहे थे वक्फ बोर्ड? अब ये जो अब इसको ख़त्म होने दीजिए प्रोग्राम को, बाद में आइए, मैं बोलता हूँ। चलिए बस नाज़रीन, बहुत बहुत देखिए मैं एक बात की तारीफ करूंगा, ए.के. खान साहब ने बहुत खुल के जवाब दिए, दिल से जवाब दिए। मुझे डर लग रहा था ये ब्यूरोक्रेसी से आए हुए थोड़ा घबराएंगे, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर है, उस लिहाज से इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन हाँ, और ये शहर के कमिश्नर रहे हैं और बहुत कुछ। लेकिन जहां तक मुझे इनके बारे में मालूम है, इन्होंने आप लोगों के लिए बहुत कुर्बानियां भी दी हैं एक जमाने में, और इनको बड़े अच्छे अच्छे मौके मिले। लेकिन इनकी हैदराबाद की मोहब्बत है। आप हैदराबाद के रहने वाले नहीं है ना? मेरा सारा बचपन यहीं पे गुजरा है। सारा एजुकेशन 80-90% है, क्योंकि अब्बाजान भी IAS में थे। तो वो जब बाहर जाते थे तो उनके साथ में जाता था, फिर हैदराबाद आ जाते थे हम लोग। अच्छा, तो आप हैदराबादी हो गए ना? हैदराबादी हो गए। चलिए, पूरी तरह से। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने हैदराबाद को पसंद किया है। हैदराबाद को पसंद किया है तो हैदराबाद की तमाम दुश्वारियां परेशानियां भी जानते होंगे। हमारे मसाइल के जरिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि वजीर आला तक हैदराबाद के वो मसाइल पहुंचाइए जो वाकई हल होने चाहिए, जिनको हल करके जो है आप पूरे हैदराबाद के मसाइल हल कर सकते हैं। बहुत से मसाइल हैं और उन पर अब चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि ट्रैफिक से तो हम सभी लोग जूझते होंगे, चाहे वो यहाँ के चार मीनार के आसपास के लोग हों, चाहे किसी दूसरे इलाके के लोग हों। मेट्रो वगैरह चलने लगी है, लेकिन ट्रैफिक के मसाइल भी हल होने हैं, सेहत के मसाइल हैं, साफ सफाई के मसाइल हैं। जहां पर MLA किसी और पार्टी का है, MP किसी और पार्टी का है, बल्दियात में किसी और पार्टी से, वहां के अलग मसाइल हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं, इन पर हम फिर किसी दिन हमारे मसाइल में बैठेंगे। और मुझे अब बार बार हैदराबाद आना चाहिए, ये मैं अपने ऊपर ये हुक्म दे रहा हूं खुद को, ताकि यहाँ के मसाइल हम ज्यादा से ज्यादा कौमी सतह पर उठा सकें, न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए उठा सकें। आप तमाम हज़रात के आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खासतौर से सैयद फाजिल परवेज साहब, आपका शुक्रिया कि आपने ये पूरा इलाका हमें दे दिया, और हम जो है इसको वक्फ समझ के इस पर कब्जा भी नहीं कर रहे हैं। हम जो है मोहम्मद अकरम साहब, आप RTI एक्टिविस्ट हैं, हम आपका भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और ए.के. खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और सभी सवालों के जवाब दिए बगैर घबराए हुए, और आपने छुपाया भी बहुत सारी बातें नहीं है। हम यकीन करते हैं कि आइंदा भी हम आएंगे तो आपके साथ ऐसे ही मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ताली